नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। कांग्रेसियों ने फूंका संबित पात्रा का पुतला, विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया चौकी पर हंगामा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते शनिवार को दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी सादगी से मनाया जा रहा है। वहीं दिल्ली से सटे हापुड़ के अतरपुरा चौपाला स्थित पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर कांग्रेसियों ने ध्वजारोहण करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का पुतला फूंका। उनकी मांग है कि कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत के मामले में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा पर मुकदमा दर्ज किया जाए। करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा, पार्टी सूत्र। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़े सियासी उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पार्टी सूत्रों की माने तो जेडीयू के सीनियर नेता लल्लन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है और इसी वजह से पार्टी ऐसा कर सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा से गुरुवार को मुलाकात की और इस मुद्दे समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद चिराग पासवान ने शनिवार को लोजपा के पटना कार्यालय में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में लल्लन सिंह के बयान पर गंभीरता से चर्चा हुई। उसी बैठक के बाद कहा जा रहा है कि लोजपा नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। गौरतलब है कि लल्लन सिंह ने हाल ही में चिराग पासवान पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि वह कालिदास की तरह वह एक पेड़ की उसी शाखा को काट रहे हैं जिस पर वह बैठे हैं। एक लोजपा नेता ने कहा कि लल्लन सिंह ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है। हम नीतीश कुमार सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में लोजपा के पास महज 2 सीटें हैं। चिराग पासवान ने आज होने वाली बैठक की सूचना मीडिया को नहीं देने की हिदायत भी दी है। इस तरह पहली बार बिना सूचना चिराग के पटना आने और अचानक बैठक बुलाने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि चिराग चुनाव को लेकर शनिवार को कुछ अहम फैसला ले सकते हैं। इसके पहले भी वह जरूरत पड़ने पर सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। अगर लोजपा अपना समर्थन वापस ले भी लेती है तो सरकार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, मगर आगामी विधानसभा चुनाव में इस पर सियासत खूब होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की सहयोगी पार्टी गा रही राजद के गाने, वर्चुअल चुनाव प्रचार का चिराग पासवान ने किया विरोध। बीजेपी तैनात कर चुकी 10,000 वॉलंटियर्स। जी हां दोस्तों, बिहार में 2 विपक्षी पार्टियों समेत एनडीए की सहयोगी पार्टी लोजपा ने भी बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वर्चुअल चुनाव प्रचार का विरोध किया है। वहीं भाजपा ने चुनाव आयोग को भेजे अपने फीडबैक में वर्चुअल चुनाव प्रचार के तरीके का समर्थन किया है। बता दें कि राजद और सीपीआई ने आयोग से अपील करते हुए सभी को समान अवसर देने के लिए वर्चुअल चुनाव प्रचार का विरोध किया है। वहीं लोजपा भी इसके समर्थन में नहीं है। बता दें कि भाजपा ने बिहार में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी वर्चुअल रैली से ही की थी। शुक्रवार को चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा ने बताया कि चुनाव आयोग को फीडबैक मिल गए हैं और जल्द ही बिहार में चुनाव प्रचार के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी। सूत्रों के अनुसार 15 से अधिक पार्टियों ने चुनाव आयोग को फीडबैक दिया है, जिनमें से 4 पार्टियों ने ही कोरोना के चलते चुनाव को टालने की बात कही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सीलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय इकाइयों को डी सील करने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली की आवासीय इकाइयों को डी सील करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण चिंता का विषय है, लेकिन अनाधिकृत निर्माणों की पहचान करने और आवासीय संपत्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए 2006 में गठित निगरानी समिति अपने अधिकारों को लांघकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी को केवल कॉमर्शियल कारणों के लिए आवासीय संपत्तियों के दुरुपयोग की जांच के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन इसमें वैधानिक शक्तियां शामिल नहीं हो सकती थीं, क्योंकि अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया था। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि किसी भी अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी समिति को कॉमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे रिहायशी परिसरों के मामले में कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दिया। पीठ ने कहा कि निजी भूमि पर बने रिहायशी परिसरों के मामलों में कार्रवाई करने के लिए
लिए उसे अधिकृत नहीं किया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में निजी भूमि पर बने उन रिहायशी परिसरों को सील करने के बारे में निगरानी समिति के अधिकार के बारे में यह टिप्पणी की जिनका इस्तेमाल व्यावसायिक कार्यों के लिए नहीं किया जा रहा है। पीठ ने कहा कि निगरानी समिति के लिए कानूनी अधिकार हड़पना और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे सौंपे गए अधिकारों से बाहर जाकर कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। दिल्ली के बसंत कुंज और रजौरी इलाकों में कथित रूप से अनाधिकृत निर्माण के बारे में निगरानी समिति की पिछले साल अप्रैल की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि समिति व्यावसायिक कार्यों के लिए दुरुपयोग नहीं किए जा रहे रिहायशी परिसरों को ना तो सील कर सकती थी और ना ही उन्हें गिराने का निर्देश दे सकती थी। पीठ ने अपने 70 पृष्ठ के फैसले में कहा, कोई संदेह नहीं कि अतिक्रमण चिंता का मामला है, लेकिन निगरानी समिति उसे सौंपे गए अधिकारों के दायरे में ही काम कर सकती है जिसके लिए न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की है। वह अपने अधिकारों से बाहर जाकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। पीठ ने कहा कि निगरानी समिति की नियुक्ति न्यायालय ने की थी और न्यायालय ने ही उसे दिए गए अधिकारों के दायरे में ही कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि निगरानी समिति को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियों के मामले पर भी ध्यान देना चाहिए। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने निगरानी समिति के कार्यक्षेत्र को सीमित करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रिहायशी परिसरों के मकान मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। इस आदेश के बाद दिल्ली में निजी भूमि पर बने सभी मकान जिनको अवैध निर्माण बताकर निगरानी समिति ने सील कर दिया था, उनके सील खुलने का रास्ता खुल गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रिहायशी मकानों का निर्माण वैध है या अवैध, यह देखना निगरानी समिति का काम नहीं है। अगले 3 दिनों में सभी सील रिहायशी मकानों को डी सील करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बेपटरी हुआ नगा समझौता, मोदी सरकार से डील के 5 साल बाद फिर नागालैंड में उठी अलग झंडे और संविधान की मांग। जी हां दोस्तों, नागालैंड के राज्यपाल RN रवि और NSCN के साथ शांति समझौते को लेकर चल रही बातचीत तकरार में बदलती दिखाई दे रही है। दरअसल NSCN ने शांति समझौते पर अपना रुख कड़ा कर दिया है। जब से साल 2015 में नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब से पहली बार NSCN चीफ TH मुइवा ने कहा है नगा झंडा और संविधान पर कोई समझौता नहीं होगा और समझौते में असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में पड़ने वाले पारंपरिक नगा इलाकों का भी एकीकरण किया जाएगा। NSCN की इस मांग में सरकार और विद्रोही गुट NSCN के बीच चल रही शांति वार्ता बेपटरी हो सकती है। दरअसल सरकार पहले ही कह चुकी है कि असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के किसी भी इलाके को ग्रेटर नागलिम में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार अलग संविधान की मांग भी पहले ही ठुकरा चुकी है। मोदी सरकार ने समझौते का फ्रेमवर्क तैयार किया था और उसे उम्मीद थी कि इस साल NSCN के साथ शांति समझौते पूरा हो जाएगा। वहीं सुरक्षा से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि NSCN ने यह भी साफ कहा है कि अब वह शांति समझौते में सरकार का पक्ष रख रहे RN रवि के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी। गौरतलब है कि 2015 में हुए शांति समझौते पर RN रवि ने भी हस्ताक्षर किए थे और वह लंबे समय से नगा विद्रोहियों के साथ बातचीत करते आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बाढ़ से 70 लाख लोग प्रभावित, पप्पू यादव बोले नीतीश के मंत्री ने लूटा पैसा, जनता मर रही है। जी हां दोस्तों, बिहार में बाढ़ से तबाही मची हुई है। कई जिलों में बाढ़ से लाखों लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। बाढ़ की इस विषम परिस्थिति में जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा कर रहे हैं। शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नीतीश सरकार ने जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार के मंत्री पर भी पैसा लूटने का आरोप लगाया। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि राज्य में 70 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग डरे सहमे हुए हैं और सरकार सोई हुई है। वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि उद्घाटन के दिन ही अप्रोच रोड टूट जाता है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। पिछले साल कहलगांव में भी हुआ था। बड़े बड़े ठेके ऐसे कंपनियों को दिए जाते हैं जिससे नेताओं ने पहले से साठ गांठ की होती है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिथिला को ठगा है, सपने दिखाए लेकिन पूरा एक भी नहीं हुआ। हम मिथिला में राम राज, अकबर राज और अशोक राज जैसी व्यवस्था चाहते हैं। सभी को आर्थिक आज़ादी और रोजगार मिले, इसी से गरीबी दूर होगी। पप्पू यादव ने कहा कि मुझे किसी पद का लोभ नहीं है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। मेरी लड़ाई सिर्फ बिहार और बिहारी को बचाने की है। मेरी लड़ाई 30 साल बनाम 30 साल है। मैं 3 साल से बिहार को एशिया का नंबर 1 एक राज्य बनाऊंगा। बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए जाप अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार को पिछले 15 वर्षों में मालूम नहीं चला कि बिहार के किस हिस्से में बाढ़ से तबाही होती है। पहले कभी फरक्का बराज के बारे में नहीं सोचा और अब चुनाव के समय फरक्का बराज की याद आ रही है। सिंचाई मंत्री संजय झा पर चुटकी लेते हुए पप्पू यादव ने कहा
एक संजय महाभारत में थे और एक संजय कलयुग में हैं। कलयुग के संजय ने सरकारी पैसा लूट जनता को बाढ़ में मरने के लिए छोड़ दिया है। कोरोना वायरस का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थिति बहुत बुरी है। यह सरकार की विफलता का ही परिणाम है कि अब एनडीए के घटक दल ही उन्हें आईना दिखा रहे हैं। रामविलास जी और चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोरोना और बाढ़ से बिहार बेहाल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भी नहीं बदले हैं चिराग पासवान के सुर। कल पटना में बुलाई पार्टी की आपात बैठक। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कल देर शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के सुर नहीं बदले हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट होने को तैयार नहीं है। आज देर शाम पटना पहुंचे चिराग ने कल अपनी पार्टी की आपात बैठक बुलाई है। दिल्ली में नड्डा से मिले चिराग पासवान। एलजेपी सूत्रों के मुताबिक कल देर शाम दिल्ली में चिराग पासवान की मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। दोनों के बीच तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। एलजेपी सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को साफ साफ कह दिया कि वे नीतीश कुमार के एजेंडे पर चलने को तैयार नहीं है। बिहार में अगर एनडीए चुनाव लड़ेगा तो एजेंडा भी तीनों पार्टियों को मिलाकर बनाना होगा। चुनाव से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को भी जगह देनी होगी। जानकारों के मुताबिक चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के रवैये को लेकर जेपी नड्डा के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लगातार लोक जनशक्ति पार्टी की उपेक्षा करते आए हैं। एलजेपी ने तो बीजेपी का हर कदम पर साथ दिया है, लेकिन 3 तलाक से लेकर सीएए, एनआरसी और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर नीतीश कुमार ने हमेशा बीजेपी के स्टैंड का विरोध किया। सीटों पर कोई चर्चा नहीं। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान और जेपी नड्डा के बीच मुलाकात में सीटों को बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई। एलजेपी नीतीश कुमार के रवैये पर झुकने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने स्टैंड की 2 टूक जानकारी दे दी। पटना पहुंचे चिराग, कल एलजेपी की आपात बैठक। इस बीच आज देर शाम चिराग पासवान पटना पहुंचे। उनके पटना आने की जानकारी पार्टी के ज्यादातर नेताओं को नहीं थी। चिराग ने अपनी पार्टी के प्रमुख नेताओं की कल प्रदेश कार्यालय में आपात बैठक बुलाई है। कल प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन के बाद चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें सारे मामले की जानकारी देंगे। एनडीए से अलग हो सकती है एलजेपी। जानकारों की माने तो बीजेपी ने अगर बात कही संभाली तो लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग हो सकती है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेताओं को पिछली कई बैठक में कह चुके हैं कि वे किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। चिराग कह चुके हैं कि उनके गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है या फिर उनकी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में आ सकती है। उधर बीजेपी ये बार बार कहती रही है कि बिहार एनडीए की तीनों पार्टियां एकजुट रहेंगी। देखना होगा कि बीजेपी क्या कर पाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आजम को जन्मदिन की बधाई दें अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में बंद पार्टी नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के जन्मदिन पर ट्विटर पर पोस्ट लिखकर बधाई दी है। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने इशारों में ही योगी सरकार पर निशाना भी साधा है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को किए अपने ट्वीट में शायराना अंदाज में लिखा है, झूठ के कितने जाल बिछा लो, सच तो फिर भी आजाद रहेगा। इसके आगे अखिलेश यादव ने आजम खान को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा है, समाजवाद की मजबूत दीवार व संघर्षों की मशाल वरिष्ठ सपा नेता सांसद श्री आजम खान जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। अपने ट्वीट में बधाई संदेश के साथ ही साथ अखिलेश यादव ने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें वे आजम खान के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान का 75वां जन्मदिन है। आजम खान का जन्म रामपुर में 14 अगस्त 1948 को हुआ था। सूबे में योगी सरकार के आने के साथ ही सपा सरकार में नंबर 2 का रुतबा रखने वाले आजम खान निशाने पर रहे। फिलहाल आजम खान किसानों की जमीन हथियाने सहित कई मामलों में आरोपी होने के कारण सीतापुर जेल में बंद हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि अखिलेश यादव से पहले समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी आजम खान को बधाई दी गई थी। उस ट्वीट में भी बधाई संदेश के साथ ही साथ योगी सरकार पर निशाना साधा गया था। ट्वीट में लिखा गया था, अहंकारी सत्ता ने आपको झूठे मुकदमों में फंसा जेल में कैद कर रखा है। हमें विश्वास है न्यायालय से न्याय मिलेगा और आप जल्द हमारे बीच होंगे। सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया था उसमें भी एक तस्वीर शेयर की गई थी। उस तस्वीर में मुलायम सिंह यादव, आजम खान और अखिलेश यादव तीनों नेता नजर आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा में गरजे गहलोत, बीजेपी जितनी कोशिश कर ले सरकार नहीं गिरने देंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में लंबी चली सियासी खींचतान के बाद आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा के बीच गहलोत सरकार ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आक्रामक अंदाज में नजर आए। गहलोत ने कहा कि भाजपा के लोग हाईकमान सरकार गिराने की चाहे जितनी कोशिश कर लें, हम सरकार नहीं गिरने देंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, आज भाजपा के लोग बगुला भगत बन रहे हैं। मेरी उम्र 69 साल हो गई, 50 साल से राजनीति में हूं। आज लोकतंत्र को लेकर चिंतित हूं। उन्होंने भाजपा की भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिराने का साजिश का जिक्र करते हुए कहा कि तब मैं राज्यपाल के पास गया, प्रधानमंत्री तक के पास गया, लेकिन षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बना। सीएम गहलोत ने भाजपा में चल रही गुटबाजी पर भी चुटकी ली और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से पूछा कि वसुंधरा राजे से आपका रिश्ता कैसा है। यूनुस खान कब से वसुंधरा राजे का चहेता हो गया और कब राजेंद्र राठौड़ उस कैंप से अलग हो गए? आपकी पार्टी वाले यही कहते हैं। उन्होंने वसुंधरा राजे के साथ मिली भगत के आरोपों पर भी सफाई दी और कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि हम आपस से मिले हुए हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरी उनसे कोई बातचीत भी नहीं होती। अशोक गहलोत ने कहा कि एक बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती हैं, एक बार मैं, लेकिन इस बार कुछ लोगों ने सोचा कि मैं आ जाऊं और वसुंधरा को किनारे कर दूं। उन्होंने कोरोना संकट का भी जिक्र किया और कहा कि इसे लेकर भी कोई राजनीति नहीं की। गर्व होता है कि कोरोना के दौरान राजस्थान में शानदार काम हुआ और पूरे देश में प्रतिष्ठा बढ़ी। सीएम ने कहा कि एक इंसान की जिंदगी चली जाए तो कितना दुख होता है। यही सोचकर हमने अभियान चलाया, कोई भूखा ना सोए, इसके लिए सभी को साथ लेकर काम किया। हमारी जंग जीवन और आजीविका को बचाने की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्वतंत्रता दिवस, पूर्व सीएम कमलनाथ का संदेश, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता सच्चाई का साथ दे। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। उनके संदेश में स्वतंत्रता दिवस के बहाने लोकतंत्र की परंपराओं को समझने की अपील थी। कमलनाथ ने पिछले दिनों सत्ता के उलटफेर के संदर्भ में प्रदेश के सियासी घटनाक्रम को समझने और सच्चाई का साथ देने की अपील की है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत बनाने के लिए सभी लोगों को एकजुट होना होगा। वो सच्चाई को पहचाने और सच्चाई का साथ देने का संकल्प लें। बड़े फैसले, जनता के नाम संदेश में कमलनाथ ने कहा, 17 दिसंबर 2018 को शपथ लेने और 20 मार्च 2020 को इस्तीफा देने के बीच उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर 15 महीने काम किया। कम समय में हमारी सरकार ने बड़े फैसले किए। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया। तीसरे चरण में 1 जून 2020 से 5 लाख किसानों के कर्ज माफी की योजना पर अमल होना था। प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उद्योग जगत में निवेश के लिए विश्वास का माहौल बनाया गया। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर कांग्रेस सरकार का जोर रहा ताकि प्रदेश की एक नई पहचान प्रोफाइल बन सके। प्रदेश की पहचान माफिया और मिलावटखोर के रूप में हो गई थी, जिसके खिलाफ मेरी सरकार ने सख्ती से अभियान चलाया। 15 महीने की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को 100 में 100 यूनिट, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली और किसानों को सिंचाई पंप लगाने के लिए कम राशि लेने का प्रावधान किया था। कन्या विवाह की राशि बढ़ाकर 51,000 रुपए और बुजुर्गों की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 600 रुपए करने का फैसला लिया था। साथ ही प्रदेश में सबसे ज्यादा गौशालाओं का निर्माण किया गया। कर्मचारियों के हित में महंगाई भत्ता लागू किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, लद्दाख मामले में चीन से डर रही सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी और चीन के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमला बोलने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने चीन के साथ विवाद पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। जमीन पर मौजूद साक्ष्य इस ओर इंगित करते हैं कि चीन खुद को तैयार कर रहा है और अपनी पोजीशन बना रहा है। प्रधानमंत्री की निजी तौर पर साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी के कारण भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले कल गुरुवार को राहुल गांधी ने कोरोना महामारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा था, भारत में कोरोना का ग्राफ भयावह होता जा रहा है, न कि सपाट हो रहा है। राहुल गांधी ने अपने इसी ट्वीट में आगे पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में 20 सेकंड का एक वीडियो भी पोस्ट किया। उस वीडियो में तारीख के साथ साथ कोरोना केसों की बढ़ती संख्या को ग्राफ के जरिए दिखाया गया है। ग्राफ में भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्राजील का भी कोरोना ग्राफ दिखाया गया। कांग्रेस नेता की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि भारत में कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है, जबकि ब्राजील और अमेरिका का कोरोना ग्राफ घटता बढ़ता नजर आ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कांग्रेस के लिए फिर उतरी बाबाओं की टोली। कंप्यूटर और मिर्ची बाबा ने शुरू किया अभियान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव है और साधु संतों की टोली की एंट्री फिर से शुरू हो गई है। प्रदेश में 27 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले टोली ने कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाल लिया है। इन लोगों ने लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ा है। बाबाओं की इस टोली में कंप्यूटर और मिर्ची बाबा भी शामिल हैं। 2018 के विधानसभा और फिर उसके ठीक बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए बीजेपी को चुनौती दी थी। वहीं रणनीति अब वो उपचुनाव में अपना रही है। संतों का ये अभियान उसी का हिस्सा है। कंप्यूटर और मिर्ची बाबा रिटर्न्स। 2019 के आम चुनाव से पहले चिलचिलाती धूप में जलते कंडों के बीच बैठकर कंप्यूटर बाबा का हठयोग सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। उन्होंने दिग्विजय सिंह के पक्ष में भोपाल लोकसभा क्षेत्र में प्रचार किया था। सिर्फ कंप्यूटर बाबा ही नहीं, मिर्ची बाबा ने भी मिर्ची यज्ञ के जरिए दिग्विजय सिंह की जीत का टोटका किया था। लेकिन दोनों बाबाओं का यह टोटका काम नहीं आया। दिग्विजय सिंह बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से चुनाव हार गए थे। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की राम के प्रति आस्था जताने और जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्ति के बाद बड़े वोट बैंक को साधने के लिए साधु संतों की टोली सक्रिय हो गई है। कांग्रेस के समर्थन में ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों पर 2000 साधु संतों प्रचार करेंगे। हालांकि मिर्ची बाबा ने कहा है कि इस बार उपचुनाव से पहले वो हवन नहीं करेंगे, लेकिन दल बदलने वाले विधायकों को सबक सिखाने के लिए जनता को जागरूक जरूर करेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।